हम मौजूद हैं बायसी विधानसभा क्षेत्र में। बायसी विधानसभा एमएलए सैयद रुकनुद्दीन साहब से मिलते हैं कि ये जो है 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। आइए इस पर बात करते हैं एमएलए साहब से कि अगला रणनीति क्या होगा। तो बात करते हैं कि एमएलए साहब, आप जो है इस बार एमएलए हैं यहाँ के और अगला जो है 2025 में चुनाव होना है, तो आपका क्या रणनीति होगा सर? सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत है। क्योंकि हम लोगों को बायसी की जनता ने खिदमत का मौका दिया था 2020 में, जब से हम लोग जीते। ये इलाका विकास के दृष्टिकोण से बहुत ही उपेक्षित था, क्योंकि बायसी इलाका सैलाबज़दा इलाका है और यहाँ निरंतर कई नदियां बहती है और उनके कटाव की वजह से इलाके की हालत बद से बदतर हो जाती है। यहाँ के किसानों की हालत बद से बदतर होती है। सरकार ने नदी कटान और नदी प्रभावित जो गांव है, जो नदी में कटकर विलीन हुआ, और जो विस्थापित परिवार है उसको पुनर्वास की अब तक कोई व्यवस्था नहीं कराई और नदी कटान का अब तक कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला गया, जिसके चलते हर वर्ष ये बायसी विधानसभा क्षेत्र नदियों में कटकर विलीन होता है। फिर भी यहाँ की जनता ने जो खिदमत करने का मौका दिया, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ के सेंटर में हम लोगों ने बायसी और डगरवा में कई हॉस्पिटल बनाए। बायसी हॉस्पिटल की खुद स्थिति जर्जर थी। बायसी अनुमंडल है, अनुमंडल स्तरीय अस्पताल होना चाहिए। फिर भी हम लोगों को एमएलएस को 5 हॉस्पिटल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रिकमेंडेशन करने का जो मौका मिलता है, हम लोगों ने बायसी में, चटांगी में, बैरिया में, किटारे में, डगरवा के कई जगह पर हम लोगों ने बनाने का काम किया। वो बन भी रहा है, बनकर पूर्ण भी हो गया है। और सड़कों की स्थिति पूर्णतः यहाँ जर्जर थी। 2017 के बाढ़ के बाद जो इलाका खस्ताहाल था, जो पुल बन के अपने अपने जगह पर ध्वस्त हो गई थी, उन सभी जगहों पर, वो चाहे माला से सकरबलिया हो, चाहे पट्टी से बैरिया हो, इन सभी जगहों पर ध्वस्त पुलियों के स्थान पर नया पुल बना है। और कई सड़कें जो मिसिंग लिंक थी, जो मुख्य मार्ग को जोड़ता था, जिसके बनने से प्रखंड मुख्यालय और एनएच से बायसी और डगरवा के लोगों को का जुड़ाव होता है, संपर्क होती है, उस सारे सड़कों पर काम भी चल रहा है। कुछ काम प्रस्तावित है जो अभी काम चलेगा। इंशाअल्लाह हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो सड़कें हैं उन सड़कों पर काम होता नजर आएगा। अभी रिसेंट बैरिया से कटारे रोड जो 1980 के बाद से अब तक नहीं बना था, बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए जो इन क्षेत्रों को विकास के दृष्टिकोण से उपेक्षित समझ रहे थे। हम लोगों ने उन मार्गों में काम कराया है और कटारे से बैरिया रोड का भी कार्य हमको लगता है कि समाज से पहले पूर्ण हो जाना चाहिए। पटकी से चहट का, माला टू सकरबलिया, गांगड़ में डंगराहा से बागडोग, बहुत सारे काम हैं जो नहीं हुए थे, उनको हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर कराया। जो समय बचा है उस समय में भी जो अधूरा काम है उसको पूर्ण किया जाएगा। विपक्ष में रह करके भी एमएलए साहब आपने बहुत अच्छा काम कराया है, लेकिन कुछ जगह जो है अभी भी सड़कों की स्थिति बहुत जर्जर है। अभी रास्ते में आने के क्रम में देखे, इस पर भी कुछ बोलेंगे? हम लोगों ने जो सड़कों का मास्टर प्लान कार्य योजना बनाया था, उसमें 152 सड़कों का टोटल बायसी और डगरवा में है, जिसमें 100 सड़क मेंटेनेंस से फ्री था। उन सड़कों को ले लिया गया है और उन सड़कों पर दिसंबर में स्वीकृति होगी और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि यह ससमय काम भी आरंभ कर दिया जाएगा और जो जर्जर स्थिति है वो हमको लगता है आगे सारा चीज बन जाएगा। सर ये बताइए कि इस बार तो आपने एमआईएम से जो यहाँ से एमएलए का मतलब चुनाव जीत करके गए थे, तो आपने विलय किया जो है गठबंधन में, तो इस बार क्या रणनीति रहेगा सर आपका? देखिए, एमआईएम से चुनाव लड़ने से पहले भी मैं यहाँ से निर्दलीय विधायक था और एमआईएम तत्कालीन वर्कर के सुझाव पर और जो हमारे इलाके के मौजूद लोग हैं उनके कहने पर हमने एमआईएम ज्वाइन किया था। लेकिन एमआईएम का कोई मिशन नहीं है और एमआईएम का जो मिशन है उससे कहीं न कहीं
मुसलमानों को जो अभी एनडीए की सरकार है वो टारगेट करता है, और टारगेट करने के बाद विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में और क्षेत्रीय समस्याओं में भी बाधा उत्पन्न करता है। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, इसके नेतृत्वकर्ता, इसके आदरणीय हमारे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, हमारे सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन का जो दल है, इसमें सारे लोग सेकुलर है, इनमें भारत के संविधान पर और जो न्याय संगत और न्यायोचित है उस पर बात किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने सर्वसम्मति से, हमारे पार्टी के 4 माननीय विधायक ने उस टाइम में राष्ट्रीय जनता दल में विलय किया था, और हम लोग अभी राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं। आने वाले चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल से ही में रहेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम करेंगे। राजद कांग्रेस का गठबंधन कैसा है? राजद कांग्रेस का ये चूंकि उच्चस्थ नेता का गठबंधन है, राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, और अब तक ये गठबंधन आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा, ये कामयाब रहा, और आने वाले दिनों में भी ये संगठन मजबूत एकता के साथ एक है, और ये संगठन में कहीं कोई दो मत नहीं है। क्या सर अगला ये 2025 का चुनाव होने वाला है, इसमें क्या आपका गठबंधन का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? आशा है जनता मालिकों पर, बिहार की जनता, बिहार की 14 करोड़ जनता फैसला करेगी। हमें आशा है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हमारे पार्टी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। आपके क्षेत्र के लोग ये एमआईएम समर्थक हैं, क्या इस बार लगता है सर कि ये जो है आपको गठबंधन को इस बार समर्थन करेंगे? ऐसा नहीं है। अभी आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा ये एमआईएम के प्रत्याशी यहाँ तीसरे नंबर पर है। अगर लोग एमआईएम के समर्थक होते तो महागठबंधन के हमारे प्रत्याशी जो हमारे सांसद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को महागठबंधन के लोगों का पूर्ण समर्थन रहा। यहाँ की जनता ने महागठबंधन पर आस्था और विश्वास जताया और उन्हें कामयाब किया है। तो एमआईएम जो है बार बार मुस्लिमों के हक की बात करती है, और क्या कहते हैं कि जो भी आवाज उठाना होता है वो उनकी आवाज वही उठाते हैं, फिर भी उनको कहा जाता है कि ये जो है इंडिया का जो है। देखिए, पार्टियां बहुत है, ये देश संविधान से चलता है, और भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है इसमें सभी को समान दर्जा है। किसी व्यक्ति विशेष की जाति की बात करके हाँ हम पिछड़े हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा? भारतीय संविधान में हमें बराबरी का दर्जा और हमको जो मिलने वाला बजट है, प्रावधान है, ये महागठबंधन के नेतृत्व में सभी लोगों ने मिलकर भारतीय संविधान पर चलने का जो शपथ लिया है, ये देश किसी खास आदमी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश में उन्माद फैलाया, अभी गत दिन में जो गिरिराज सिंह सीमांचल के दौरे में आए थे, इनके आने के बाद इन्होंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को जो सीमांचल की है गड़बड़ाने का प्रयास किया है, लेकिन इनके नापाक मंसूबे को हम लोग कभी पूरा होने नहीं देंगे। यहाँ जैसे हम लोग महागठबंधन में के लोग हैं, यहाँ की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको महफूज रखेंगे। जहां तक मुसलमानों की बात करने का सवाल है, जितने भी महागठबंधन के लोग हैं, जो एक मोर्चा है कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीआईएमएल, ये जितने लोग हैं सभी के हित में सर्व कल्याण की बात इस देश में करनी चाहिए, और मुसलमानों का जो पिछड़ापन है इसको प्राथमिकता के आधार पर महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो हमारे नेता का लक्ष्य है कि इसको दूर किया जाए। कई बार एमएलए बने और आपके वाले साहब एमएलए थे, हमारे फादर को भी यहाँ की जनता ने 2 बार खिदमत करने का मौका दिया था, हमें भी 2 बार दिया है, और हमारे भाग्य का फैसला 22 विधानसभा क्षेत्र की जनता मालिक करती है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो नीतिगत मामले हैं उसका विरोध करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी देश को जिस जगह लेके चली गई है वहां किसी का कल्याण संभव नहीं है। यहाँ विकास की बात नहीं करके भारतीय जनता पार्टी जातिवाद से और मानसिक रूप से ग्रसित होकर विकास की बात नहीं कर हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है। इससे देश का कल्याण संभव नहीं है। देश संविधान पर चलेगा, देश उन्नति कैसे होगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, देश की बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, यहाँ की जो सड़कें, यहाँ का जो सीमांचल की बदहाली कैसे दूर होगी। सरकार को इस मार्ग पर काम करना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है
ये कहीं से भी उचित नहीं है और ऐसी पार्टी का यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों का विरोध करना चाहिए। माना जाता है कि 22 की सरजमीन कांग्रेस की सरजमीन रही है, क्या ये काम रहेगा? 22 की सरजमीन बहुत पहले कांग्रेस की सरजमीन थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक हमारे फादर भी थे, लेकिन जब से ये गठबंधन की राजनीति हुई है, 22 ने कांग्रेस को बहुत दिनों से अपना प्रत्याशी दिया नहीं है और बहुत पूर्व में कैंडिडेट हुए थे, उसके बाद वो मैदान छोड़कर भाग गए और अभी 4 चुनाव तक वो फिर राजनीति में आए नहीं। अभी सक्रिय है तो उनकी सक्रियता से कांग्रेस पार्टी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। महागठबंधन कायम है, महागठबंधन की जितने शीर्ष नेताओं का फैसला होगा उस पर महागठबंधन अमल करेगी। सर, एक सवाल मेरा है कि अभी जो है प्रशांत किशोर एक नई पार्टी लेकर के बिहार के अंदर वो 243 सीट पर वो चुनाव लड़ने वाली है, तो क्या मतलब इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि प्रशांत किशोर जी, हम लोग तो जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी चुनाव में एक स्ट्रैटेजी बनाते थे और टिप्स देते थे। अब वो उन्होंने खुद स्वयं की पार्टी बनाई है और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी जो बिहार की राजनीति और भारत की राजनीति है, 2 धरे में आपको एनडीए और इंडिया अलायंस, इसी की राजनीति हो रही है और आगे आने वाले चुनाव में भी बिहार में यही होगा। अब बाकी जो लोग उठे हैं, जमहूरियत है, लोकतंत्र है, लोग उठ सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी के सेहत पर किसी के पार्टी उठी बनाने का कोई असर नहीं रहेगा। कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का बी टीम है, कहीं से देखा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं है जो बीजेपी के लिए काम कर रही है। अभी तो जो इनका लक्ष्य है, इससे इनका स्पष्ट लग रहा है कि ये एनडीए को मजबूत कराने का काम करेंगे। महागठबंधन के वोट को इनका जो प्रयास है कि डिवीजन कराया जाए, लेकिन यहाँ की जनता जी होश है और सक्रिय है, बहुत अच्छे से राजनीति को समझ रही है और यहाँ की जनता जो भी फैसला लेगी सही फैसला लेगी। सर, आप अपना तारुफ थोड़ा सा। मैं सैयद रुकनुद्दीन, विधायक 22। शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद शफी आलम के साथ मैं मोहम्मद समीम आलम, सीओ पूर्णिया।